नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे। मैं हूं अंकित त्यागी। कोरोना के केस एक बार फिर चिंता करने वाले हैं। देश में 1,52,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी रिकॉर्ड आंकड़ा 10,000 से ऊपर केस दर्ज हुए हैं। इस वक्त कोरोना की जो स्थिति है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे शुरुआत में पूछना चाहता हूं, पूरे पिछले एक साल में आप उन मुख्यमंत्रियों में से रहे जिन्होंने लगातार जब भी कोरोना की स्थिति जैसी बनी, चाहे वो बिगड़ी चाहे वो ठीक हुई, आके लोगों से बात करी, उनको समझाया और साथ ही साथ सरकार क्या कर रही है उसे लगातार आपने लोगों के सामने रखा। अब दिल्ली में रिकॉर्ड केसेस दोबारा आने शुरू हो चुके हैं। पिछले 3 से 4 हफ्ते में अगर देखें तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कितनी चिंता की स्थिति है इस समय दिल्ली में? अंकित जी, स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन साथ में मैं दिल्ली की जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। पिछले एक साल में हम दिल्ली वालों ने ये चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली पीक आई थी दिल्ली के अंदर पिछले साल जून के महीने में, जब लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब केस पीक कर किए थे। उसके बाद दूसरी पीक आई थी सितंबर के महीने में, जब लगभग 5,000 के करीब केस पहुंचे थे। फिर केस कम हुए और 11 नवंबर को पिछले साल 8,500 केस आए थे। उसके बाद से केसेस लगातार कम हो रहे थे और मार्च तक आते आते 100-125 के करीब दिल्ली में केस रह गए थे। अब पिछले 10 दिन में अचानक इतनी तेजी से केस बढ़े हैं, और केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर केस बढ़े हैं। आज दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,732 केस आए हैं, यानी कि नवंबर की जो पीक थी 8,500 केस की, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब एक तो ये देखने वाली बात है, अगले कुछ दिनों में हमें ये देखना होगा कि ये पीक आखिर कहाँ जाके रुकती है और कब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है। क्योंकि अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम लोगों की। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपकी बैठक हुई, उसमें ये निकल कर आया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोग जो हैं उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, उसके कारण से केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कारण आपको लगते हैं? क्या ये सिर्फ लोगों ने जो थोड़ी खामी बरती उसके कारण इतने केसेस बढ़ गए हैं? क्या या ये मान के चलें कि शायद सरकार भी पूरी तरीके से, ये भी क्योंकि केसेस कम थे तो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी इस तरह की एकदम वेव जो अब आई है? केवल ये कहना सही नहीं होगा कि केवल कि लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया इसलिए हो गया। ये भी कहना पूरी तरह से सही नहीं हो गया कि सरकारें ढीली पड़ गई। पूरे सिस्टम के अंदर ढीलापन तो डेफिनेटली आ गया था। जब 8,500 केस थे तब पूरा सिस्टम एक तरह से रिएक्ट कर रहा था, और अब जब 100-125 केस हो गए थे, जाहिर तौर पे जिंदगी लोग नॉर्मल तरीके से जीने लग गए थे। जो मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई टेक्निकल कारण है कि कोई स्ट्रेन ऐसी है। कुछ लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूके वाली स्ट्रेन है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई और स्ट्रेन है। कोई ऐसी स्ट्रेन ज़रूर आई है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। इस तरह की तेज़ी हमने पिछली किसी भी लहर में नहीं देखी थी। जब पहले केसेस बढ़ते थे, धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के अंदर जाके 4,500 की पीक हुई थी पहले वाली। 8,500 भी जो हुए थे वो 1 महीने के अंदर हुए थे। लेकिन अब तो आप देखिए कि परसों केस थे 8,500, कल हो गए 10,500, उसके पहले वाले दिन थे 6,000। मतलब रोज 2-2, 3-3 हज़ार केसेस एडिशनल बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की जबरदस्त बढ़ोतरी अभी तक हमने नहीं देखी। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई जरूर टेक्निकल कारण है। नई स्ट्रेन जो है इस वायरस की उसने अफेक्ट किया है। अरविंद जी, ये जो अब नई स्ट्रेन है जिसकी वजह से इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने भी बताया और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो
इस बार का जो इतने सारे केसेस बढ़ने का जो सिलसिला है वो यंग लोगों में काफी ज्यादा है। 45 साल से कम उम्र के लोग काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट हो रहे हैं और स्प्रेड भी कर रहे हैं इस पूरे इसको। उसका क्या अब तक एनालिसिस है और क्या मोर्टेलिटी रेट जो है वो, क्योंकि अभी फिलहाल कम से कम दिल्ली में अभी कम है, ऑल्दो इन्फेक्शन रेट जो है वो 10% से ऊपर है, उसको लेकर अभी आपकी क्या तैयारी है? पिछली बार जब 11 नवंबर को 8,500 केस आए थे दिल्ली में, उन दिनों में मृत्यु का आंकड़ा डेली 125 के करीब डेथ डेली होने लग गई थी। वो अभी कंट्रोल में है। जैसे आज 10,732 केस आए हैं, लेकिन डेथ डेली अभी 40-45, दैट मीन्स उससे 1/3 डेथ हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये वाली जो स्ट्रेन है ये फैल बहुत तेजी से रही है, लेकिन शायद उतनी घातक नहीं है, उतनी जानलेवा शायद नहीं है। नंबर ऑफ डेथ जो हैं वो थोड़ी कम है, सीरियसनेस डिजीज की शायद थोड़ी कम है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अरविंद जी, आपने कुछ लॉकडाउन मेजर्स अनाउंस करे, नाइट लॉकडाउन का भी उसमें जिक्र किया। आपने जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का जो आपने उसमें अभी बना, साथ ही साथ अब और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। शादी और बाकी फंक्शंस के ऊपर लिमिटेड आपने नंबर्स कर दिए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि शुरुआत से ही आप कहते रहे थे कि लॉकडाउन कोई कोविड के लिए किसी तरह का कोई दवाई नहीं है, उससे आप रोका नहीं जा सकता। तो क्यों आपको लगा जरूरी कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से बढ़ा दिए जाए? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना, जिंदगी भर तो लॉकडाउन के से जिंदगी चल नहीं सकती। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, लोग वापस सड़क पे आएंगे, लोग वापस काम पे जाएंगे, फिर से कोरोना बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन कब इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गई है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब आपको लॉकडाउन लगा के अपने लिए यू बाय सम टाइम फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए थोड़ा सा और समय ले लीजिए। कोरोना स्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स थोड़े कम हो जाएंगे, ताकि अपने आप बेड और बढ़ा लें, ऑक्सीजन और खरीद लें, बीपेप मशीन्स और बाईपेप मशीन्स और खरीद लें। ये सारी जब तैयारी हो जाए फिर आप लॉकडाउन को वो। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है। आपने कहा लॉकडाउन समाधान नहीं है, काफी लोगों को इससे राहत भी होगी, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा जब लॉकडाउन लगाना पड़ा, देशव्यापी लॉकडाउन हुआ, दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हुए, उससे इकोनॉमी पे दिल्ली की काफी खासा असर पड़ा। अभी भी कई जगह पर लोग बड़े आशंकित हैं कि अगर सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटना शुरू करा था लोगों का काम धंधा, शादियों का सीजन आने वाला है, उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इससे? मैं सबको यही कहना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहिए, और मोटे मोटे तौर पे 2-3 चीजों में आपका सहयोग चाहिए। सबसे पहली चीज, आप सबसे इस टाइम बहुत कठिन परिस्थिति है, अब मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और हाथ जो है वो सैनिटाइजर से या साबुन से धोते रहें। एक चीज ये, ताकि कोरोना कम फैले। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोरोना हो जाता है, सीधे अस्पताल मत दौड़िए। अगर आपको एसिम्टोमेटिक है, कम सिम्टम्स हैं, नॉर्मल लग रहा है, आप घर में अपने आप को आइसोलेशन कर लीजिए, होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट कीजिए। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन के मरीजों के ऊपर क्लोज नजर रखती है। डेली 2 बार हमारे डॉक्टर आपको फोन करते हैं, एक टीम आपके घर आके आपको सारा सिखा के जाती है।
आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ऑक्सीमीटर भेज देंगे हम, आप अपना ऑक्सीजन पूरे दिन में चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन खराब हुई तो हम ही आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर एसिम्टोमेटिक और सिंपल सिम्टम वाले मरीज अस्पतालों में आने लग गए, हमारे अस्पताल कोलैप्स कर जाएंगे, हमारे अस्पताल लोड नहीं ले पाएंगे। अस्पतालों को केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर ये हम कर लेते हैं, अगर हमारा हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, हमारा हॉस्पिटल सिस्टम आज की तरह फंक्शनल रहता है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक बड़ी चिंता जो जाहिर हुई और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखकर ये पूछा कि आपसे सवाल ये जरूर पूछा जाए, जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं जहां पर अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी होने हैं, 30 तारीख तक दिल्ली में स्कूल्स बंद हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत चिंता है बच्चों के मन में। इस बार जो स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग अडल्ट्स, यंग बच्चे जो हैं उनको भी कोरोना इंपैक्ट कर रहा है। उसको लेकर आपकी कितनी चिंता है और क्या स्थिति में बोर्ड एग्जामिनेशंस होने चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अंकित आपने। पहले तो आपको ये डेटा शेयर कर दूं, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन की लिमिट लगाई है, 45 साल से कम उम्र के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली का पिछले 10 दिन का डेटा ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के लगभग 65% मरीज हैं, 65%। 45 साल से ऊपर 35% है केवल। तो अगर हम 45 साल से नीचे के लोगों को अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कर रहे तो हम 65% मरीजों के तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो कोरोना कैसे रुकेगा, कोरोना कैसे खत्म होगा? इससे भी तो चेन रुकेगी ना। दूसरा, अभी जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली में 6 लाख बच्चे सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे, 1 लाख टीचर्स इसको मॉनिटर करेंगे, 7 लाख लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। हमने अभी केंद्र सरकार को लिखा है कि ये 45 साल की रिस्ट्रिक्शन हटा के कम से कम इन सारे बच्चों को इमरजेंसी बेसिस पे सबको वैक्सीनेशन दिया जाए, सबको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि ये बच्चे जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो ये सुरक्षित रहें और बच्चों के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज ये डर है कि कभी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं ये हॉटस्पॉट्स ना बच जाए। वैक्सीनेशन पर ही मेरा अगला सवाल था आपसे, मैं समझना चाह रहा था क्योंकि कई स्टेट्स ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात करी है। आपने प्रधानमंत्री जी को जैसे लिखा कि इस वैक्सीनेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, खोल दिया जाए, उसको लेकर दिल्ली में क्या स्थिति है? क्या दिल्ली में भी वैक्सीन की कोई कमी है? अंकित, अभी ये बड़ी आयरनी है, विरोधाभास है कि एक तरफ कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ हम कोरोना की जो दवाई है, कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ गया है, उसको हम घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी तो युद्ध स्तर के ऊपर वॉर मोड में हमें घर घर जाके वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। डोर टू डोर करना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने चाहिए। तो मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आप ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के, हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा, हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। अगर ये कर दिया जाए, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जी आप हमें अगर दे दे तो हम 3-4 महीने के अंदर अपने पूरे स्टेट में हर आदमी को, दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। हर आरडब्ल्यूए के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर स्कूल में, हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी सेंटर में हम टीकाकरण केंद्र खोल देंगे, डोर टू डोर करेंगे। 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी हर मुख्यमंत्री का एक टारगेट फिक्स कर दें कि इस स्टेट को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं, कुछ स्टेट्स छोटे हैं, कि इस स्टेट को इतने महीने के अंदर पूरा वैक्सीनेशन होना है। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी, इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस वक्त सब लोग इस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, मुझे लगता है इसको वॉर मोड में आके अपने 4-4, 5-5, 6 महीने के अंदर अपनी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकती हैं। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। केंद्र सरकार को टारगेट, प्रधानमंत्री जी को टारगेट फिक्स कर देने चाहिए। क्या आपको लगता है अरविंद जी, जैसे आपने कहा इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए,
पर 7 तारीख को एक चिट्ठी आई केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से दिल्ली को, उसमें फ्लैग करा गया उन स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन में उनको कहा गया कि और स्पीड अप कीजिए। उसमें कहा गया कि आपको 23,70,000 के आसपास डोज दिए गए हैं। दिल्ली ने अभी 18 लाख के आसपास, ये 70,000 के आसपास डोजेस यूज करे हैं। ये 7 तारीख की, अप्रैल 7 का डेटा है। उसके ऊपर हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि आप पहले अपनी परफॉर्मेंस सुधारिए। आपको लगता है कि राजनीति हावी है इस समय पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस पे? केंद्र सरकार तो सिरे से नकार रही है, कोई शॉर्टेज नहीं। शॉर्टेज तो है, केंद्र सरकार खुद भी मान रही है कि शॉर्टेज है। और पिछले 2 महीने में एक्सपोर्ट किए गए अपने वैक्सीन लगभग बता रहे हैं 6.5 करोड़ एक्सपोर्ट्स किए गए। लेकिन पहले जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि अब भविष्य में हमें कोई एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना चाहिए। यूएसए के बारे में मैंने सुना है, यूएसए के बारे में मैंने पढ़ा कि यूएस गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया भर से जहां से उनको वैक्सीन मिल सकती थी सबसे इंपोर्ट करके, हर जगह से इंपोर्ट करके उन्होंने होर्डिंग कर लिया अपनी वैक्सीन की, अपने लोगों के लिए। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम सबसे पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बड़े स्तर के ऊपर शुरू कर दी जाए, तुरंत शुरू कर दी जाए, वॉर फुटिंग के ऊपर शुरू कर दी जाए। जिन 2 कंपनियों ने अभी बनाया है उनको पूरी मदद करके उनकी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से वैक्सीनेट किया जा सके। अरविंद जी, आपको लगता है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो पूरी तरीके से जो शायद वैक्सीन डोजेज हैं और जिस तरीके से पूरा ये रोल आउट हुआ क्योंकि सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है, उसको एंटिसिपेट ठीक से नहीं कर पाई? राज्यों को अब थोड़ी और छूट देनी चाहिए कि वो खुद रूल्स तय करें या सीधे प्रोक्योर कर पाएं बाकी एजेंसी से या जो भी इस समय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं? मैं सहमत हूं, इसको बहुत ज्यादा टाइट करके रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना सेंट्रलाइज कर दिया है। ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। बस क्योंकि वैक्सीन लिमिटेड प्रोडक्शन है तो उस पर केंद्र सरकार कंट्रोल रखे ताकि सारे स्टेट्स के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। बाकी आप स्टेट्स के ऊपर छोड़ दीजिए, स्टेट्स अपने लेवल पे, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी आखिर चुन के आई हैं, उनके पास भी अपने डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चुने हुए उनके पॉलिटिशियंस हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट एक जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे, अपने हिसाब से सारे लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो जनता के क्लोज है ना। जनता सीधे गाली तो उनको देती है, जनता के प्रति जवाबदेही तो सीधे उनकी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को खुली छूट दे दी जाएगी तो मुझे लगता है कि इसको बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आपकी पार्टी ने वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करी, क्या है सर वैक्सीन नेशनलिज्म? मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले हम अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन दें। हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 कंट्रीज को भेजे, जबकि हमारे देश के अंदर वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो रही है, तो वो सही नहीं है। सबसे पहले हमें भारत के लोगों को वैक्सीनेट करना है, भारत के लोगों को, भारत सरकार को सबसे पहले भारत के लोगों की चिंता करनी है। फिर अगर वैक्सीन बचेगी तो बाकी लोगों को भी बांटेंगे, बाकी दुनिया को भी बांटेंगे, पहले अपनी चिंता करते हैं। कुछ राज्य हैं जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनमें से कई राज्यों ने, महाराष्ट्र हो या कई राज्यों ने कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या दिल्ली को भी ऐसा ही लगता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं इस टाइम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा। आज तक दिल्ली का पिछले 1 साल का हमारा स्ट्रैटेजी ये रही है, हम सबको साथ लेके चले हैं। हम केंद्र सरकार को भी साथ लेके चले जहां पे बीजेपी की सरकार है, हम दिल्ली में नगर निगम को भी साथ लेके चले जहां पे बीजेपी की सरकार है, हमने सारी एनजीओज को भी साथ लिया, हमने सारे धार्मिक संगठनों को भी साथ लिया। हम सबको साथ लेके चलेंगे। जहां किसी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, अपने दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए हम घुटने भी टेकेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। कहीं से भीख लाके वैक्सीन मांगनी पड़ेगी, मैं खुद जाके भीख मांग के वैक्सीन भी लेके आऊंगा दिल्ली के लोगों के लिए। अरविंद जी, डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन लग भी गई है
उसके बाद भी देखने में आया कि एम्स में, गंगाराम में, कई अस्पतालों से इस तरह की रिपोर्ट आई कि डॉक्टर्स दोबारा से संक्रमण, जो कोरोना संक्रमण है उसके शिकार हो रहे हैं। उसको लेकर लोगों में एक चिंता भी है, और आप खुद भी एलएनजेपी अस्पताल गए, आपने अस्पतालों के दौरे भी किए। उसको लेकर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर आ रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ जाएगी इस तरीके के केसेस पे अगर सामने आएंगे तो? मैं सभी लोगों को इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूं कि ये जो कई जगह से खबरें आ रही हैं, सच हैं ये खबरें कि कई डॉक्टर्स ने दोनों वैक्सीन के डोजेस लगवा लिए, दूसरी डोज लगाने के बाद 3-4 हफ्ते बीत भी गए, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो गया। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मामले हैं। तो मैंने उनसे बात की, एक्सपर्ट से बात की, उन डॉक्टर्स से बात की, वहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल से। गंगाराम से पता चला कि 37 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया दोबारा। तो मैंने गंगाराम के जो डॉक्टर MS राणा हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी मैंने डिटेल में चर्चा की, और भी कई लोगों से। उन सबका ये कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, कोरोना हो सकता है, लेकिन जो कोरोना आपको होगा उसकी सिवियरिटी बहुत कम होगी, आपकी डिजीज सीरियस नहीं होगी, वो फेटल नहीं होगी, जानलेवा नहीं होगी, आपकी जान नहीं जाएगी, आप बच जाओगे। और बहुत सारे मोस्ट ऑफ दीज केसेस एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे, कोरोना हो सकता है। तो एक तो ये कहते हैं कि जिसको वैक्सीन लग जाए वो भी अपना मास्क पहन के जरूर घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग बरते। लेकिन अगर कोरोना हो भी जाए तो वो कोरोना आपका जानलेवा नहीं होगा, इसीलिए वैक्सीन लगानी जरूरी है। इसीलिए मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो अभी ये सोच के वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि यार वैक्सीन लगवाने से क्या फायदा, उस फलाने ने वैक्सीन लगवाई थी, देखो उसको दोबारा हो गया। लेकिन आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी और उनको दोबारा हुआ, उनको शायद सीरियस कोरोना नहीं हुआ, अभी तक डेटा ये दिखाता है। अरविंद जी, एक और चीज जो बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और समझना भी आपसे चाहेंगे, कब तक आप, क्योंकि एक्सपर्ट से आप लगातार बात कर रहे हो, कब तक आपको लगता है कि केसेस दोबारा कम होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो लगातार जो ट्रेंड है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही जा रहा है। आपको कब तक उम्मीद है कि दोबारा से केसेस कम होने शुरू होंगे दिल्ली में? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एक्सपर्ट्स, अपने भी एक्सपर्ट्स, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। हमें स्थिति को हमारे को स्थिति पे नज़र रखनी पड़ेगी, और हम भी उसी के इंतज़ार में हैं कि कब ये नीचे जाना चालू होंगे। जब ये नीचे जाना चालू होंगे तब हम थोड़ी सी चैन की सांस ले सकते हैं, तब मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूँ लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अभी जब तक ये केसेस बढ़ रहे हैं और तब तक हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि जब शुरुआत हुई थी पिछले साल कोरोना की, तो बीच में एक ऐसा समय आया था जब दिल्ली में भी काफ़ी किल्लत थी, बेड्स की परेशानी थी। मैं आपसे बस यही समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो आप पूरे जो दिल्ली सरकार है उसकी कमान संभालते हुए, किस तरीके के इंतजाम है उसको संभालते हुए, क्या जनता को आप इस बात का भी एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर सिचुएशन इससे और भी खराब होती है तो उन्हें कम से कम पिछली बार की तरह मेडिकल फैसिलिटीज की किल्लत नहीं होगी? अंकित, पिछली बार जून के महीने में थोड़ी किल्लत हुई थी, उसके बाद सितंबर में एक और पीक आई थी, उसमें कोई किल्लत नहीं हुई थी। नवंबर में तो बहुत ही खतरनाक पीक आई थी, 8,500 केस थे हमारे पीक पे, तब भी कोई किल्लत नहीं हुई थी। तो अब हमारा सिस्टम दुरुस्त है, अब हमारे पास पूरा तामझाम है, ऑक्सीजन के सफिशिएंट बेड्स हैं, सारा प्रक्रियाएं भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है। तो मुझे लगता है इस बार हम उससे और भी ज्यादा केसेस को डील करने के लिए अभी फिलहाल तैयार हैं। अगर जैसा आपने कहा कि मैं हर रोज या हर दूसरे दिन जनता के बीच में आके सारी स्थिति रखता रहूंगा, आज भी मैंने जनता से बातचीत की, तो अगर कभी भी स्थिति खराब होगी मैं जनता के सामने रख दूंगा कि भाई इस चीज की कमी हो रही है और ये ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं सब कुछ जनता के सामने सच रख दूंगा। मैं आपसे चलते चलते बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि एक जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना अपनाना सिर्फ वही कारण नहीं है, एक नया स्ट्रेन भी है, उसके कारण भी तेजी से इतनी बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि लोग अभी भी आनाकानी करते हैं, मास्क नहीं पहनते। जिस तरीके से बीच में लोग जाना शुरू हुए थे, सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगा मास्क नहीं पहना जा रहा था। क्या आप एक बार दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? क्योंकि बहुत बहुत जरूरी इसलिए ये भी है कि चाहे केसेस की सिचुएशन कुछ भी रहे,
हमें शायद आने वाले कुछ महीने नहीं कई साल तक अभी भी कोरोना से लड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे अगर आप मास्क पहन रहे हैं, आप अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा मास्क है। अगर आप मास्क अच्छे से पहन के रखते हैं तो आपको कोविड नहीं होगा, इसके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने परिवार को मास्क पहनाइए, आप घर से कम बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब मैं कुछ लोगों को बिना मास्क पहने हुए देखता हूँ और उनको कहता हूँ मास्क क्यों नहीं पहना, तो कहते हैं जी अब 1 साल हो गया, थक गए। आप उस डॉक्टर की सोचिए, उस नर्स की सोचिए, उस पैरामेडिक स्टाफ की सोचिए, पिछले 1 साल से 24 घंटे हम लोगों की सेवा में लगा हुआ है। वो अस्पताल के अंदर वार्ड में जाते हैं, पीपी किट पहन के जाते हैं। पीपी किट पहनना कितना मुश्किल है पता है आपको? पीपी किट के अंदर कितने पसीने आते हैं पता है आपको? कितना सफोकेटिंग होता है पता है आपको? अगर वो डॉक्टर और नर्स 24 घंटे 1 साल से पीपी किट पहन के आपकी सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने परिवार को घर छोड़ के, कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं 3-3 महीने, नर्सेस 3-3 महीने घर नहीं गए, वो नहीं थके, हम केवल मास्क पहनने में थक गए। ये तो सही नहीं है। तो मास्क पहनिए, सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए, अपने लिए, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। आप आए, आपने दिल्ली की जो स्थिति है उसको बिल्कुल साफगोई से सामने रखा और जनता के सामने ऑप्शंस जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बिल्कुल सीधे हैं। या तो हम लोग अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है मास्क पहने, अपना पूरा ध्यान रखें और साथ ही साथ सहयोग करें, वरना दिल्ली की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तक से बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।